हाय गाइस, मैं हूं नंदिनी और मैं हूं रोज का डोज की टीम की एंकर और वेलकम करती हूं आपका हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है हम और क्रिएशन। और आज एक बहुत ही खास मेहमान के साथ हम इंटरव्यू सेशन करेंगे। हैरान मत होइए, आप उन्हें जानते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे वो उससे पहले भी कई कविताओं के माध्यम से आप लोगों के बीच आ चुकी हैं। तो गेस करिए कौन है। चलिए मैं ही बताती हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जो सिर्फ ना एक कवि हैं बल्कि उपन्यासकार, अनुवादक, उपनिषद वेदता एवं विचारक जैसी कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। साथ ही इन्होंने विश्व विख्यात जर्मन रेने मारिया रिल्के की कविताओं और चीनी दार्शनिक लाओ त्से की सूक्तियों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। और इन्होंने छांदोग्य उपनिषद की कहानियों का पुनर्लेखन भी किया है और इनका नाम है ईला जी। और आज मैं इस प्रोग्राम में इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते ईला जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। आप सबों का बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का रोज का डोज मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने उपस्थित होना। जी, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ईला जी के जीवन के बारे में और जानेंगे खुद ईला जी की जुबानी की कैसे वो साहित्य से जुड़ी, किस चीज ने उन्हें प्रेरित किया कि वो साहित्य को अपनाएं, किस तरह से साहित्य से अपना जीवन जोड़े। इन सब बातों के बारे में आज यहाँ बात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ ईला जी और हम मिल बैठेंगे और आपको बहुत सारी बातें हमसे पता चलेगी। तो चलिए, हमारे कुछ प्रश्नों का मैम आपको जवाब देना पड़ेगा ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि आप किस जरूर तरीके से साहित्य से जुड़ी। जरूर। प्रश्न पूछने के पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बता सकती हूँ? हाँ जी मैम, जरूर बताइए। हाँ, मेरा पूरा नाम है इला कुमार और उपनिषद के ऊपर मेरी छांदोग्य उपनिषद कथाएं नाम से एक पुस्तक है और उसके बाद फिर मैंने 3 और पुस्तकें उपनिषद के ऊपर लिखी और एक और पुस्तक है मेरी, उसका नाम है हिंदू हिंदुत्व। अच्छा अब आप प्रश्न पूछें। जी, तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न इला जी से है वो ये है, आप साहित्य से कैसे जुड़ी? अपनी कविताओं के बारे में हमें बताएं। साहित्य से जुड़ने की बात जो है वो किसी जैसे कुछ सोच समझ के कुछ प्लान करके नहीं हुआ। ये एक जैसे संस्कार की तरह मेरे अंदर आ गया। मेरे व्यक्तित्व के अंदर ये बचपन से ही यह संस्कार घुला मिला और मेरे बड़े होने के साथ ये बढ़ता गया, बड़ा होता गया। अभी देखने से ये बात समझ में आती है। उस समय जब बचपन में मैं किताबें शौक से पढ़ती थी, घर में जो मैगजीन आती थी जो बच्चों की, चन्दा मामा, जी नंदन और इंजाल कॉमिक्स, ये सब तो पढ़ती ही थी। लेकिन जब मैं 9 वर्ष की उम्र की थी, उसके पहले मैं कभी अपनी माँ को छोड़ के अलग नहीं रही थी। लेकिन पता चला मुझे कि मेरी बड़ी भाभी का जो भतीजा है वो मेरी ही उम्र का था, तो उसके पास रशियन लोक कथा है। तो मैं उस बार दिसंबर की छुट्टियों में माँ को छोड़कर पहली बार अपनी भाभी के साथ मधुबनी गई, जहाँ उनके भैया रहते थे और उनके भतीजे के पास वो पुस्तक थी। और उन छुट्टियों में मैंने पूरी रशियन लोक कथा पढ़ ली। तो अपने मतलब जिस साहित्य की बात मैं अब सोचती हूँ, उसकी शुरुआत शायद पहला बिंदु वही रहा होगा या उसके भी पहले रहा होगा, जिसकी मुझे याद नहीं है। उसके बाद से लगातार पढ़ना, उम्र के हिसाब से किताबों का कद बड़ा होता गया। जी, मतलब जो वो जो शुरुआत थी आपकी जहाँ से आपको लगा कि साहित्य ही में मेरा इंटरेस्ट है, साहित्य इज मेन इंटरेस्ट। हाँ, अब देखने से लगता है कि साहित्य उस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ा होगा। और उसके बाद ये किशोर साहित्य जो होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं, बर्फ की रानी, रॉबिन्सन क्रूसो, जी 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 रॉबिन हुड, पतली पतली किताबें आती थी। जी। वो पूरा सेट लाइब्रेरी से भैया ला देता था और वो पूरा सेट मैंने उस उम्र में पढ़ा।
फिर घर में मैगजीन कादम्बिनी, ज्ञानोदय, धर्मयुग सभी आते थे, तो उसके जो भाग हमें बच्चों को अलाउड थे वो भाग हम पढ़ते थे। और फिर आगे बढ़ने पर जिस समय 10th का एग्ज़ाम ख़त्म किया, उस समय कोई अभी के जैसा टीवी और मोबाइल और बाहर नहीं घूमना, हुआ मैं करता। छोटे शहर से हूँ, मुजफ्फरपुर से, तो इतना ज़्यादा बाहर कुछ जाना आना अलाउड नहीं था। तो किताबें ही थी जो पूरे समय की साथी थी। और हर शाम जब स्कूल से भी लौटते थे तो हर शाम आधा घंटा छत पर बैठ के कुछ न कुछ मैं पढ़ती थी। और छुट्टियां जब हुई 10th की, तो उस समय मुझे 2 ही लेखक अलाउड किया गया कि आप इनको पढ़ सकती हैं, क्योंकि घर में किताबें बहुत थी, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, कि मैं प्रेमचंद और शरद चंद्र पढ़ सकती हूँ। तो प्रेमचंद और शरद चंद्र की एक एक किताब उन छुट्टियों में मैंने ख़त्म कर दी। और फिर जो मुझसे बहुत बड़े भाई हैं उनसे मैंने कहा मैं कुछ अंग्रेजी में पढ़ना चाहती हूँ। जी। तो वो उम्र सही नहीं थी। जो किताब उन्होंने मुझे दी पढ़ने के लिए, उस हिसाब से वो बहुत भारी किताब थी। उन्होंने द गुड अर्थ मुझे पढ़ने के लिए दी। अच्छा। और वो इतने बड़े कद की किताब है और उसमें ऐसे ऐसे सच हैं। उसका एक छोटा, मैं डिक्शनरी साथ में लेके पढ़ने बैठती थी और उसको मैंने तभी उतनी छोटी उम्र में पढ़ा, 14 साल की उम्र में मैंने पढ़ा। और अभी भी मुझे उसकी याद है। उसका एक वाकया उस किताब में आता है कि एक स्त्री जाती है घास काटने, और वही खेत में उसके बच्चा हो जाता है, और वो हंसिए से अरे नाल काट के बच्चे को उसी टोकरी में रख के लौटती है। यह तो रोंगटे खड़े करने वाली, ये खड़ी करने वाकई में वाला ये मैम, वर्णन वाकई था। में। हाँ, लेकिन उस समय मैंने इसको भी पढ़ लिया। तो इसी तरह से फिर जब 12वीं में पढ़ती थी, इंटर में, तो मैंने पढ़ती परी कथा पहली बार पढ़ी। और पढ़ने का सफ़र धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ते 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 विश्व साहित्य। और पिछले दशकों मैंने क्या किया है, सिर्फ पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। तो साहित्य से तो एक तरह से ये मेरे साथ ही साहित्य बड़ा हुआ है, मेरे अंदर रचा बसा हुआ है। उसको अलग करके तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं कैसे कब जुड़ी, लेकिन हाँ, ये सब बातें हैं जो याद करने से मुझे लगता है कि ये सब हैं पड़ाव जो साहित्य के साथ जुड़े रहे। और आगे मेरे बहुत प्रिय कवि रहे, और फणीश्वर नाथ रेणु को भी मैंने बहुत अच्छा। रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ पढ़ा। और वर्जीनिया वुल्फ और रिल्के भी मुझे बहुत पसंद है, चेकअप भी। तो साहित्य के साथ तरह तरह का, अलग अलग तरह से जुड़ाव है। और जहाँ तक कविता की बात है, कवि, मेरे कवि रूप की बात है, तो कविता लिखना मेरे लिए जैसे एक ज़रूरत है, एक डिमांड है मेरे मन की। और यह, इसे भूख तो नहीं कहूँगी, लेकिन यह मेरे अंदर की एक जिजीविषा है जो कविता कभी भी मेरे पास आ जाती है, उसका कोई तय समय नहीं होता। और मैंने आज तक कभी प्लान करके कविता नहीं लिखी है। शायद एक कविता कभी लिखी थी, वो किसी पत्रिका के लिए कहा गया था मुझे कि पाकिस्तान जाने वाली है वो पत्रिका, उसके सहयोग से प्रकाशित होने वाली है। तो एक भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एक लंबी कविता थी। लेकिन ऐसे कविताएं मैं हमेशा, जब वो आती हैं मेरे करीब, तो मैं उनको एक तरह से ग्रहण करती हूँ, पकड़ती हूँ, और उसे कलम के द्वारा कागज पर उतार देती हूँ। और यह लिखना कभी भी होता है, यह लिखना कभी ट्रेन में भी, कभी आधी रात में उठ के भी, कभी बिल्कुल सुबह, कभी किचन में काम करते हुए, कभी किसी अच्छी जगह गए हैं, समुद्र को देख रहे हैं, या फिर पहाड़ों पर हैं, या विदेश यात्रा के बीच। मतलब देश हो विदेश हो, कोई भी जगह हो, कविताओं का कोई नियत समय नहीं है कि वो कब मुझे छुएंगी, मेरे मन को, मेरे मानस को। लेकिन हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं
उसी समय उसको लिख लूं, नहीं तो वे फिर गायब हो जाती है। ये भी बड़ी मुश्किल है। मतलब मैम हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आप जाते हैं तो वहां आप किस सब चीजों को ऑब्जर्व करती हैं, और ऑब्जर्व करने के हिसाब से जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो आप एक अपनी कलम से अपने कागज पर उतारती हैं। नहीं, ये तो मतलब डायरी लिखना या रिपोर्टाज लिखने जैसा नहीं है। नहीं मैम, कविताएं देखकर ऐसी जैसे कविता को, कविता मतलब उस चीज की ब्यूटी, उस चीज की सुंदरता देखकर जो आपके मन में विचार आते हैं कि इस पे बहुत अच्छी कविता बनाई जा सकती है। नहीं 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 अच्छा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसा मैं कभी डायरी लिखने में करती हूँ, या कभी यात्रा अच्छा। वृतांत अच्छा। लिखना है उसमें करती हूँ। यह ऐसा होता है कि कविता जैसे मैं शार्लोट की बात बताती हूँ। अमेरिका में शार्लोट एक शहर है जहाँ मेरी लड़की रहती है। तो वहाँ के जैसे एक वहाँ का वाइन शॉप था, वहाँ बैठे हुए हैं, अब चाय कॉफी कुछ भी पी रहे हैं। एक लड़की कुछ संगीत बजा रही थी। अब मैं नहीं जानती थी कि उस समय मैं उस लड़की के संगीत पर कविता लिखूंगी, अच्छा। लेकिन उस समय वो कविता मेरे करीब आई, वो पंक्तियां मेरे पास आई और मैंने उसे लिखा। एक बार यही दिल्ली हम आए हुए थे, नागपुर से रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, खूब बारिश का समय था, खूब बारिश हुई थी उस दिन। अच्छा। उस दिन मैं आधी रात में उठी और उस समय मैंने एक कविता लिखी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार डेक्कन क्वीन में जा रहे थे हम लोग, कल्याण से पता नहीं, पुणे से लोनावाला, हाँ, उस रास्ते पर भी मैंने जो कविता लिखी अभी तक मुझे याद है। दूर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर था सफेद रंग का, अच्छा। तो उसको देख के मेरे मन में एक कविता आई। एक बार नागपुर के पहले 2-4 स्टेशन पहले सामने एक गाय खड़ी थी, ट्रेन से गुजर रहे थे, वहां एक गाय खड़ी थी। उस गाय को देख के मैंने दाढ़ी मेटा, उस जगह का नाम था दाढ़ी मेटा उस स्टेशन का, तो मैंने उस समय एक कविता लिखी। तो कविताएं अलग अलग समय पर, और वो खुद से आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि मैं इस गाय को देखूं और कविता लिखूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। कविता आ जाती है तो मैं उसे लिख लेती हूँ, ये मेरा कहना है। मतलब ये बड़ा ही सूक्ष्म सा रिलेशन है, सटल रिलेशन है मेरा कविताओं के साथ, जिसे मैं खुद ही जानती हूँ। इसे मतलब पता जब नहीं तक मैं आप कैसे। कविता नहीं लिखती तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कुछ नहीं इस तरह। नहीं नहीं, वो एक तरह की बेचैनी रहती है। फिर अगर कविता आपके पास आई है और आपने उसे नहीं लिखा, तो तब तक मन में बेचैनी रहती है जब तक आप लिख न लीजिए या फिर वो चली न जाए। जब वो चली जाती है तो फिर बहुत दुख होता है। ऐसा भी कई बार होता है कि हम दूसरे अच्छा। कामों में उलझे रहते हैं, सोचते हैं बाद में लिख लेंगे, लेकिन वो बाद में रहती ही नहीं है, फिर वो गायब हो जाती है। तो इतने दिनों के डिसिप्लिन में ये सीख लिया है कि जब कविता की आहट मिले उसको लिख लेना है, क्योंकि पता नहीं उस समय हम क्या लिखेंगे। हाँ, नहीं सही जैसे बात है मैम। हाँ, जी। अरावली के पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे और वहां पर पहाड़ों के ऊपर कुछ बादल लटके हुए थे, तो उस समय वो कविता मेरे पास आई, तो मैंने उसको लिखा। वो सारी कविताएं हैं, कभी मैं बाद में धीरे धीरे सुनाऊंगी। आप अगला प्रश्न पूछें। ये तो बहुत कविताओं पर, तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, शेयर बहुत करने के सारी लिए। बातें हैं। जी जी हाँ। आप संपादन से भी जुड़ी रही हैं, बतौर संपादक आपके अनुभव कैसे रहे? कोई रोचक घटना जो आपको याद हो? हाँ, संपादन का भी काम मैंने किया है। जी। विश्वा जो अमेरिका से निकलती है, विश्वा मैगजीन, उसकी मैं उप संपादक रही हूँ। कलावय चाणक्य की मैं सह संपादक रही हूँ। और प्रवासी दुनिया .com में मैं साहित्य संपादक थी। तो संपादन में मैंने देखा है कि इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ा रोल संपादन में मेरा नहीं था, क्योंकि मैं मुख्य संपादक नहीं थी। तो जो मुझे कहा जाता था किसी कहानी को देख लेने के लिए या कुछ सेलेक्ट करने के लिए, तो वो मैं करती थी। और
यह कोई मेरा मुख्य काम भी नहीं था, मेरा मुख्य काम लिखना है, तो मुझे इससे अच्छा। कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था कि संपादन में मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग जाना चाहिए और मेरा बहुत हस्तक्षेप रहना चाहिए, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं हस्तक्षेप करूं कि ये छापिए वो मत छापिए। तो जो सहमति से संपादक जी के होता था वैसा करते थे। और हाँ, प्रूफ रीडिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, तो जो निकलते थे जो अंक उसमें मैं चाहती थी कि एक भी गलती ना रहे, शब्द की या हिज्जे की या कोई भी गलती ना रहे, तो वो मैं बहुत ध्यान से उसको देखती थी। और जब प्रवासी दुनिया .com में थी तो उस समय की एक बहुत ही सकारात्मक याद मेरे पास है कि उस समय मुझे कंप्यूटर ठीक से नहीं आता था, यहाँ तक कि मैं कॉपी पेस्ट भी करने में मैं गड़बड़ कर देती थी। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे ये सिखाया और कंप्यूटर पर मेरा बहुत विश्वास बढ़ा। तो इस बात को मैं जब भी कंप्यूटर पर काम करती हूँ तो मैं वो झंडे वाला में उनका ऑफिस था प्रवासी दुनिया .com का, उसको मैं याद करती हूँ, उस समय को मैं याद करती हूँ। और उस समय मैंने अष्टावक्र संहिता पर कई कॉलम वहाँ लिखे थे। तो दोस्तों ये है इला जी जो हमें बता रही हैं कई तरह की बातें कि किस तरीके से वो साहित्य से जुड़ी, किस चीज क्या चीज है वो जो उन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करती है, क्या चीज है, क्या दृश्य वो देखती हैं जो उन्हें लगता है कि हमें उसे कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपने अपनी कविताओं के कारण प्रसिद्धि पाई है, लेकिन आपके लिखे उपन्यास और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। साहित्य जगत में ऐसा कहा जाता है कि हर कवि के लेखन के बीच एक उपन्यास तय रहा करता है। जी तो मुझे बिल्कुल। लगता है अपने हिस्से का वह उपन्यास मैंने लिखा, उसका नाम है कृति का, कृति डैश का, मतलब इट ओन्स टू कृति। कृति इस उपन्यास के मुख्य कैरेक्टर है, कृति और का कृतिका, ये दोनों नाम मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और ये वाणी प्रकाशन से कई वर्ष पहले आया, लेकिन ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे की ब्यूरोक्रेसी से ये संबंधित है। और कई आलोचकों ने इसको कहा कि यह एक लंबी कविता है, भाषा के स्तर पर शायद जैसा बन पड़ा है उसके कारण इसमें मैंने कई मतलब जगहों के बिंब हैं इसमें। ज़्यादातर इसमें एक जगह है डंगोवा पोसी, ये चाईबासा के आगे ये जगह पड़ती है। रेलवे के हिसाब से बहुत ही मतलब जी बहुत ही रिच जगह है ये, रेलवे के हिसाब से यहाँ बहुत सारी लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो वहाँ रहने का मुझे मौका मिला था, तो उसी जगह को मुख्य केंद्र बना के इसकी नायिका है कृति, और कृति डैश का, कृति का मतलब ये कृति है और ये ओन करती हैं इसको कृति। और कहानी संग्रह मेरा है ब्लू चिप की अंधेरी तह, तो उसको भी मैंने कई कहानियां बार बार जगह जगह प्रकाशित हुई मैम, और हम कई जानना बार। चाहेंगे कि आपका ये जो है ब्लू चिप की अंधेरी तह, इसके पीछे क्या कोई मोटिव था लिखने का, या क्या हमारे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे किस तरीके से, मतलब आपने क्या सोचकर इसका ये नाम है, और क्या कोई घटना इसके पीछे जुड़ी है, तो प्लीज उसके बारे में बताएं। ब्लू चिप कहते हैं जो कंपनी, कई कंपनियों के बीच में जो कंपनी बहुत कमाई करके देती है, तो कमाई करने वाली कंपनी, प्रॉफिट देने वाली कंपनी को ब्लू चिप कहते हैं। ओके। तो रेलवे में साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो कमा कर देने वाली रेलवे यूनिट है, और उसी साउथ ईस्टर्न रेलवे में मेरे पति पोस्टेड रहे, अब तो वो रिटायर है रेलवे से। तो वहाँ हमने रेलवे के बहुत सारे चेहरे देखे, और ब्यूरोक्रेसी का बहुत बुरा चेहरा है वो, कि एक ही रेलवे ऑफिसर अगर वो वेस्टर्न रेलवे में पोस्टेड है तो वो कुलाबा जैसी कॉलोनी में रहता है, और उसी बराबरी का रेलवे ऑफिसर साउथ ईस्टर्न में
बड़ी छोटी छोटी जगहों में रहता है जहाँ बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने वही लिखा कि ब्लू चिप मतलब जो खूब प्रॉफिट देने वाली कंपनी है उसकी अंधेरी तक कैसी है। तो ये मेरी एक कहानी का शीर्षक था जो बहुत साल पहले अक्षरपढ़ में छपी थी। तो जब संग्रह तैयार करना हुआ, इस संग्रह में बहुत सारी कहानियां हैं। पृथ्वी नाम की कहानी है जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, और वह कहानी छपी थी बहुत ही सुंदर ढंग से। लोकमत समाचार वालों ने उसको, उस समय बड़ा वाला पेपर निकलता था, फुल पेपर पर वो कहानी छापी थी, पूरे पेज पर। मुझे, मेरे लिए मतलब ये सब बातें याद करना बड़ा सम्मानजनक लगता है। तो जी क्योंकि कहानी, और वो भी पूरे पेज पर पेपर के छपे, मैंने अभी भी उसको संभाल के रखा हुआ है। और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। टू हार्ट्स, वो ये मिलिट्री से संबंधित है थोड़ा सा, उसमें उसके बिंब है। फिर उसमें एक छोटी छोटी मतलब 2-3 कहानियां हैं, और कई कहानियां हैं जो रेलवे से, कलकत्ते से जुड़ी हुई एक कहानी है, घुसपैठ। तो जब मैंने अपना उपन्यास लिखा तो उस समय उपन्यास लिखने के क्रम में ऐसा समय था कि मैंने पहले नहीं प्लान किया कि मुझे वास्तव में क्या लिखना है, मुझे ऐसा लिखना है, लोगों को एकदम चमत्कृत कर देना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। मैंने नोट्स लेने शुरू किए, मैं नोट्स लेती गई, बहुत दिनों तक मैंने नोट्स लिए। फिर जब उपन्यास को फ्रेम करने लगी तो मैंने पन्ने फाड़ फाड़ के फेंके, मतलब एडिटिंग, उस तरह से जी मैंने एडिटिंग की। और अंत में जो बचा उसको अच्छे से, जो मैं कनेक्ट कर पाई कहानी से, उतना रखा जिसको कहते हैं कि स्मार्ट राइटिंग। तो जी इस तरह से मैंने उपन्यास लिखा। और कहानियां तो समय समय पर, जब वही कहानी जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो उस समय भी ये नहीं रहता है कि मुझे इस कहानी को यहाँ से शुरू करना है और इस कैरेक्टर को उठा देना है, उस कैरेक्टर को गिरा देना है, या फिर समाज में कोई जलजला ला देना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं लिखना शुरू करती हूँ और लिखती जाती हूँ। जब कहानी अपने आप बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ती है वो अपना आकार ग्रहण करती है, और शुद्ध क्रिएटिव राइटिंग के तर्ज पर मैं लिखती हूँ, बिना अपने किसी अहम भाव को बीच में लाए हुए, बिना किसी पॉलिटिकल बात को सोचते हुए, जी बिना स्त्री विमर्श को सामने लाए हुए। कहानी में जब पूरी कर लेती हूँ, उसे जब दोबारा पढ़ती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि मैंने आज क्या लिखा। जी तो इस तरह से मैंने उपन्यास और कहानियां लिखी जो प्रकाशित हैं। जी लीला कुमार जी ने अपनी पहली कविता 13 साल की उम्र में लिखी थी, जो कि वाकई में एक बहुत ही काबिलियत तारीफ वाली बात है। जनरली क्योंकि इस उम्र में बच्चे खेलने में अपना समय व्यतीत करते हैं, और इस समय कोई अगर साहित्य से जुड़े, जिसने अपना पहला प्यार ही साहित्य को बना लिया हो, तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी बात है। मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह जिद मछली की का अनुवाद इंग्लिश में तथा आपकी कई कविताओं का अनुवाद जापानी भाषा में किया गया। आपने स्वयं भी जर्मन कवि रेनिये मारिया व चीनी दार्शनिक लाओ त्से की सूक्तियों का हिंदी अनुवाद किया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की विषय वस्तु लोगों में लोगों की उत्सुकता रहती है? काव्य संग्रह तो मेरे 5 हैं, 1970 से 2014 तक के। जी और उसके बाद के वर्षों में मेरा एक चुनी हुई कविताओं का संग्रह आया, जिसको कॉफी टेबल बुक कहते हैं, ओके वह आया। तो उसमें सेलेक्टेड, जिसको कविताएं कहते हैं, तो कुछ कविताएं उसमें थी। लेकिन रेने मारिया रिल्के की कविता का अनुवाद, हाँ, उसके पहले आपने ये कहा कि मैंने अपनी पहली कविता 13 वर्ष की उम्र में लिखी। जी तो वह कविता भी, जब भी उस समय को मैं याद करती हूँ तो वह समय मेरे सामने बड़े ही, अभी के समय में बहुत ही समृद्धता से आता है, बहुत ही समृद्ध समय था। जैसे बिल्कुल रात का समय था वो, मैं लेटी हुई थी, मैं खुद उतनी छोटी सी,
स्कर्ट ब्लाउज पहनने वाली लड़की, और मेरी भाभी आई हुई थी जिनका छोटा सा बच्चा था। अभी तो वो लड़का बहुत बहुत बड़ा है, मतलब बहुत मुझसे बड़ा थोड़ा ही। है। तो वो बच्चा सोया हुआ था मेरी और भाभी के बीच में, और रोशनदान, उस समय के घर बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, जी। तो रोशनदान आधा खुला हुआ था, और उस रोशनदान से आधा चंद्रमा दिख रहा था उस समय। बिल्कुल रात गहरी हो गई होगी, और जैसा मैंने बताया मुजफ्फरपुर उस समय बहुत ही छोटी सी जगह थी, तो एकदम जी। सन्नाटा, कहीं कोई आवाज नहीं, कोई मोटरसाइकिल की आवाज नहीं, कुछ भी आवाज, एकदम निस्तब्ध रात्रि थी वो। और वो छोटा बच्चा जो सोया हुआ था, मेरा भतीजा, बड़ा भतीजा हर्ष, जिसको हम लोग बउआ कहते हैं, तो वो, उसके होंठ आधे खुले हुए थे। तो वो अधखुला होंठ, आधा खुला रोशनदान और आधा चंद्रमा, ये मिला के मैंने, वो कविता मेरे पास आई। और खैर उस समय मैंने नहीं लिखा, उस समय मैं इस डिसिप्लिन से परिचित नहीं थी कि मुझे तुरंत उठ के लिख लेना है। लेकिन सुबह उठी मैं, तो सुबह मैंने उस कविता को लिखा, और उसमें ये तीनों बातें इंगित की, आधा चंद्रमा, अध खुला रोशनदान और बच्चे के अध खुले होंठ। और उसकी अंतिम पंक्ति अभी मुझे याद है, पूरी कविता तो नहीं याद है, कि क्या मुझे ही दिखते हैं ये सब। अंतिम पंक्ति यही थी उसकी, कि मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ होगा कि क्या मुझे ये सब चीजें दिखती हैं। और जब मैंने रेने मारिया रिल्के को अनुवाद किया, तो उस समय का समय ऐसा था, ये 90 के दशक की बात है, कि मैंने उस समय रिल्के को पूरी समग्रता में पढ़ा। उनकी बहुत सारे किताबों को पढ़ा, उनके कलेक्शन को पढ़ा, सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ आवर्स, और जहाँ जहाँ जो भी कविता मुझे मिली सबको निकाल निकाल के लाइब्रेरी से, और कुछ किताबें खरीदी भी, कलेक्टेड पोएम्स, सेलेक्टेड पोएम्स, सभी पढ़ी मैंने। तो जब कविताएं रिल्के की मैंने पढ़ी, रेने मारिया रिल्के की कविताएं, जो मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय कवि हैं वो मेरे, तो पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुख मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। उन कविताओं में जादू है, मैं तो यही कहूँगी कि उन कविताओं में जादू है। तो पढ़ने के बाद जो मुझे सुख मिला, तो मेरे मन में ये आया कि सभी लोग इन कविताओं तक नहीं पहुँच पाते होंगे, और सभी लोगों तक ये कविताएं नहीं पहुँच पाती होंगी। तो ये बात जब मेरे दिमाग में आई, तो मैंने उसका अनुवाद करना शुरू किया। मुझे किसी पब्लिशर ने नहीं कहा था, किसी मैगजीन की तरफ से मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया था कि आप इसका अनुवाद कर दीजिए, लेकिन मैंने उसका अनुवाद खुद से किया। और उस समय एक तनाव पत्रिका निकलती थी, जिसमें विश्व कविताओं को बंशी माहेश्वरी जी पिपरिया से निकालते थे। पिपरिया बड़ी छोटी सी जगह है, लेकिन उन्होंने वर्षों निकाले तनाव के अंक, तो मैंने उनको भेज दी 20-25 कविताएं, और उन्होंने उसको छापी और खूब पसंद किया गया। बाद में मैंने और कविताएं अनुवाद की, तो संवाद प्रकाशन वालों ने टूटे पंखों वाला समय के नाम से उस किताब को छापा, और वो किताब इतनी पॉपुलर हुई कि अभी उसकी एक भी प्रति 2 साल से नहीं है, एक एक प्रति खत्म हो चुकी है। शायद अब फिर से उसका दूसरा संग्रह निकलेगा, लेकिन उस पुस्तक ने, उस काम में ने, मेरे उस काम ने मुझे बहुत नाम दिया। बहुत लोगों को मैं रिल्के की अनुवादक के नाम से, उनके बीच में मैं रिल्के की अनुवादक के नाम से जानी जाती हूँ, या प्रिय हूँ, जो भी कहा जाए। और लाओ त्सु की कविताओं का अनुवाद भी, उनकी किताब है ताओ ते चिंग। ताओइज्म एक बहुत बड़ा, मतलब अलग परंपरा है ताओइज्म की। ताओ, TAO, ताओ, ताओ बहुत प्रचलित है बहुत सी जगहों में। तो उनकी लाओ त्सु की किताब है ताओ ते चिंग। वो किताब अचानक एक बार मेरे पास आ गई। उसके पहले मैं शायद ना लाओ त्सु को जानती थी, ना ताओ ते चिंग को जानती थी उस पुस्तक के बारे में। लेकिन वो किताब जब मेरे पास आई, तो उसको जब तक मैंने पूरा पढ़ नहीं लिया, उसकी सभी कविताएं नहीं पढ़ ली, मैंने उसको अपने हाथ से अलग नहीं किया। और वह एक यात्रा के बीच, दिल्ली से नागपुर की यात्रा के बीच मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा।
और उसी समय तय किया कि मैं इसका अनुवाद करूंगी। फिर वही बात, बिना किसी से पूछे, बिना पब्लिशर से बात किए हुए मैंने उसका अनुवाद शुरू किया, अनुवाद पूरा किया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हिंद पॉकेट बुक्स वालों का, उन्होंने उस किताब को तुरंत छापा और उस किताब की भी सारी प्रति खत्म हो गई। अभी फिर पिछले वर्ष या इसी वर्ष पेंगुइन वालों ने उसे फिर से दोबारा छापा है, लाओ त्सु की कविताओं को। और आपने ये पूछा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के विषय के जी। बीच लोगों की उत्सुकता रहती है, तो उत्सुकता की बात जो है, ये जो पाठक होता है वो पाठक होता है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का हो। हाँ, थोड़ी मान्यताएं बदल जाती हैं कि विदेशों में लोगों का रहन सहन अलग है, लेकिन अंदर से वो सभी एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे कभी भी हैं, वो भी एक ही जैसे हैं। जी। उनका मन एक ही होता है। मन के बारे में कहा जाता है मनोवय गगनाकार। मन जो है वो गगनाकार है, वो सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो थोड़ा अलग तो है, थोड़ा खुलापन है वहाँ, थोड़ा पढ़ने लिखने की भी बात अलग किस्म की है। लोग थोड़ा ज़्यादा जिसको कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, उनमें उनकी ज़्यादा रुचि रहती है। और एक मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था जब मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में न्यूयॉर्क में जो हुआ था वहाँ गई थी। उस समय तक मेरी लगभग 6 या 7 किताबें पब्लिश थी। मेरे 4 काव्य संग्रह उस समय तक पब्लिश थे, रिल्के की कविता थी और मेरा उपन्यास, शायद इतना था पब्लिश। तो जहाँ पर उस समय अंजना संधीर थी, उन्होंने अलग अलग रूम में मतलब जो अमेरिका वाले थे उन लोगों ने अपनी किताबें एक जगह प्रदर्शित की थी, और जो इंडिया से गए थे पब्लिशर, उन्होंने अपनी किताबें एक कमरे में। तो जो अमेरिका वाला कमरा था, मतलब विदेश वाला था, जहाँ विदेशी किताबें थी, वहाँ मेरी किताबें उन लोगों ने बड़े प्यार से प्रदर्शित की। टेबल का एक कोना, लगभग इतना बड़ा कोना उन्होंने दिया और उसमें मेरी किताबें बहुत सुंदर से सजा के रखी। शायद मैं भी उतने अच्छे से, हाँ 7 किताबें थी मेरी, तो चारों कविता संग्रह को उन्होंने ऐसे गोल छतरी जैसा बना दिया और बची हुई 3 किताबों को ऐसे लंबाई में रख दिया। तो ये बात उनका ये जो उनकी जो ये उदारता थी कि वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन सिर्फ राइटर होने के कारण उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, मेरी किताबों को उतने प्यार से उसको प्रदर्शित किया, ये बात मुझे उनकी उदारता मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं उसकी कायल हूँ आज भी। और उस वहाँ लेकिन मैंने देखा कि जो लोग भारत से गए थे विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने, उनका मन ज्यादा घूमने में था, ज्यादा वो साहित्य में उनका मन शायद नहीं था। मुझे यही समझ में आया। मैं तो अपना टिकट कटा के गई थी, क्योंकि मैं उस समय अमेरिका में नहीं थी, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर आ गई थी। लेकिन जो लोग सरकारी तौर पर गए थे वो लोग मतलब वहाँ जो सभाएं होती थी या जो मीटिंग्स होती थी उसमें ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा उपस्थिति नहीं होती थी। तो अनुवाद से संबंधित तो या विदेश से संबंधित ऐसे बात करने के लिए बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही बोल रही हूँ, ज्यादा मैं नहीं। वहाँ का एक और अनुभव, विश्व हिंदी सम्मेलन का एक और अनुभव था मेरा जी कि सर बताइए। वहाँ जो ईटीवी वाले थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू वहाँ लिया था, और अच्छा। इस बात से भी मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गई थी। उस समय वहाँ अशोक व्यास थे, तो उन्होंने मेले में मेरी कविताओं को कहा आप पाठ कीजिए और मैं इंटरव्यू लूंगा, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसको प्रसारित भी किया था। अच्छा। इस हाँ, इन बातों के लिए मेरे मन में बहुत थैंकफुलनेस है उन लोगों के लिए। जी। आपने साहित्य सम्मेलनों व अन्य सृजन संदर्भित कार्यों को लेकर कई विदेश यात्राएं भी की, कैसे अनुभव रहे आपके?
यात्राएं मुझे खूब पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यात्राएं मुझे मैं मतलब बहुत मन से करती हूँ जिसको कहा जाए। लेकिन जो मेरी पहली विदेश यात्रा थी वो मैं अमेरिका जा रही थी। तो पहले मैं लंदन गई, फिर अमेरिका गई। तो मुझे लोगों ने बहुत डरा दिया था कि पासपोर्ट संभाल के रखना और ये और वो, तो मैं बहुत डर गई थी। तो उस समय का मुझे याद है कि जब वहाँ, हालांकि छोटी सी जर्नी थी 8 घंटे की, लेकिन लंदन जब हवाई जहाज रुका वहाँ, तो उतरने के पहले मैंने अपने बैग में, पूरे बैग को समझिए कि निकाल के सारा सामान सीटों पर डाल दिया कि मेरा पासपोर्ट कहाँ गया। जबकि वो बहुत अरे ही संभाल के पर्स में रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं, मैं शायद बहुत चिंता में पड़ गई थी और अकेली यात्रा कर रही थी, तो एक तरह का भय था मेरे मन में। जी तो ये है कि जब अकेले जब आप यात्रा पर जाते हैं तो थोड़ा मतलब अकेला लगता है। कहा सही कहा जाता है, लोग सही कहते हैं कि यात्रा में हमेशा 2 व्यक्ति को जाना चाहिए, लेकिन उस समय मेरे पति कार्यरत थे तो वो साथ जा नहीं सकते थे और मुझे अपनी लड़की के पास जाना था जो वहाँ पढ़ती थी। तो ठीक। खैर मैं गई और अलग विदेश यात्राओं में आप हमेशा अपने आप को थोड़ा अकेला ही फील करते हैं। फिर मैं पति के साथ भी डेनमार्क गई, स्वीडन गई, जर्मनी गई, अमेरिका भी गई बाद में फिर। लेकिन वहाँ का रहन सहन बहुत अलग है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब निजता को बहुत वैल्यू देते हैं। वो ना आपके घेरे में घुसते हैं, ना बिना बात के वो आपके पास आते हैं, और न ही वो पसंद करते हैं कि आप उनके ऑर्बिट में बिना पूछे एंटर कर जाइए। और खूब सुंदर जगह है, बहुत व्यवस्थित जगह है, लेकिन अगर गलती की, ड्रिंक करके गाड़ी चलाई तो सीधे जेल में। ये सब भी बहुत बड़े बड़े नियम है, तो जी बहुत मैम, अच्छा जितना है। हम जितना हम देखते हैं कि उस हिसाब से जो कानून हमारे भारत में बने हुए हैं और जो कानून विदेशों में बने हुए हैं, ज्यादा पालन विदेशों में होता है बजाय कि भारत में। भारत में उनके विदेशों के रेस्पेक्ट में कोई भी कानून पालन नहीं होता है। जी। तो वहाँ बहुत ही कड़ाई से और बहुत बड़े बड़े कानून पालन होते हैं। एक बार मैं थी वहीं शार्लोट में ही थी, तो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर की लड़की थी या प्राइम मिनिस्टर की लड़की थी शायद, तो वो पकड़ी गई थी कुछ ड्राइविंग में, उनको डाल दिया 1 दिन के लिए जेल, उनको डाला था। और वहाँ आप गलती कीजिए तो आप, पुलिस ने अगर पीछे से आवाज दी कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी को किनारे करके खड़े हो जाइए, उतर नहीं सकते हैं। अगर आप गाड़ी से नीचे उतरे तो आपके पैर में गोली मार देंगे। इतनी कड़ाई से भारत में कभी कानून नहीं पालन होता है। हाँ मैम, वहाँ कानून इतनी। के बल पर जी ही हाँ। वो जगह इतनी सुंदर है और इतनी दर्शनीय है, जबकि जगह हमारे यहाँ भी कम सुंदर जगह नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि सुंदर जगह को भी हर दिन सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू जी लगता है, लेकिन हम उसको गंदा कर देते हैं। तो ये हमारी कमी है। वहाँ लोग गंदा नहीं करते, वहाँ कचरा को डब्बे में ही डालते हैं। मैम, ये कहीं ना और कहीं हमारे अंदर भी ये चीज को हमें सबको, सारे दर्शकों को लेकर आना होगा कि अगर हम हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम जो कि है सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारा घर, हमारी आसपास की जगहों को साफ रखें, कानून को समझें, उसे माने, और तब हम दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि हम मान रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है। हाँ, लेकिन वो जगह बहुत सुंदर है। ये डेनमार्क जो है, जी डेनमार्क या स्वीडन या जर्मनी, ये तीनों जगहें बहुत सुंदर है, मतलब अद्भुत है। यूरोप तो कहते हैं पूरा ही सुंदर है, तो बहुत बहुत सुंदर जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं। और लोग खूब, डेनमार्क के लोग तो बहुत कर्मठ हैं। वहाँ के स्त्रियां या पुरुष 80-80 साल की उम्र तक साइकिल चलाते हैं
वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल चला के ऑफिस जाते हैं। तो साइकिल चलाना उनका एक तरह से, वो पॉल्यूशन फ्री जगह है डेनमार्क, और इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ। हर जिसको कम्युनिटी के अंदर, जिसको मोहल्ला हम कह सकते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। तो एक ही शहर में, कोपेनहेगन में, इतनी सारी लाइब्रेरी है। तो कभी मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊंगी, मेरे पास हैं, बहुत बड़ी। मतलब मैं चकित हो गई कि इतने 4-4 फ्लोर पर फैली हुई लाइब्रेरी। जी। आपने पौराणिक साहित्य खासकर उपनिषद पर विस्तृत लेखन किया है, जिसकी जानकारी अब लोगों को बहुत कम रह गई है। इस विषय को आप आज के संदर्भ में किस प्रकार देखती हैं? प्लीज मैम इस पर कुछ रोशनी डालिए। हाँ, पौराणिक विषयों पर, मतलब मैंने वेदांत पढ़ने के क्रम में मैंने उपनिषद पढ़े हैं। वेदांत की लगभग सभी किताबें मैंने पढ़ी। मतलब मैंने खुद से तो नहीं कहूँगी कि मैं खुद से पढ़ी, रुचि मेरी है वेदांत में और स्पिरिचुअलिज्म में। लेकिन हमारे गुरु थे टीके घोष, तरित कुमार घोष। उन्होंने उनके गाइडेंस में उन किताबों का नाम बताते थे, या हम लोग आश्रम जाके रहते थे तो उन किताबों का पाठ होता था। गिरनारी बंथ है पुरी में, जगन्नाथपुरी में एक जगह है, न्यांगटा बाबा का आश्रम है, वहीं जाके हम लोग 2 दिन 3 दिन रहते थे, 6-6 महीना पर। जब मेरे पति की पोस्टिंग आगरा में थी, बंगाल में, वहाँ से वो जगह मतलब ओवरनाइट थी। तो वेदांत की सभी किताबें पढ़ी मैंने, अष्टावक्र संगीता, अवधूत गीता, पंचदशी, योग वासिष्ठ और ब्रह्मसूत्र। लेकिन ब्रह्मसूत्र जो किताब है उसमें ये मुश्किल है कि उसको पढ़ते हुए उसमें सूत्र दिए हुए हैं और उन सूत्रों का डेफिनेशन, मतलब डिटेल दिया हुआ है। तो जब ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं तो उसमें उपनिषद बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। मतलब उसको एक्सप्लेन करने के समय उपनिषद का हवाला दिया जाता है। कभी कठोपनिषद का, कभी छांदोग्य उपनिषद का, कभी बृहदारण्यक उपनिषद का, कभी मुंडक उपनिषद का। मतलब उपनिषद के बिना ब्रह्म सूत्र को पढ़ा जाना असंभव जैसा है। तो मेरे मन में बहुत ज्यादा रुचि जगी कि मैं उपनिषद पढ़ूं, और तब मैंने उपनिषद पढ़ा। सबसे पहला उपनिषद जो मैंने पढ़ा वो छांदोग्य उपनिषद था। तो मैंने अंग्रेजी से, संस्कृत था ऊपर और नीचे अंग्रेजी थी, तो मैंने संस्कृत तो इंग्लिश पढ़ा, तो मेरी समझ में नहीं आया, ठीक से नहीं आया समझ में। तो मैंने सोचा हिंदी में पढ़ती हूँ, हो सकता है अंग्रेजी के कारण समझ में नहीं आया। फिर मैंने गीता प्रेस का छांदोग्य उपनिषद लिया और फिर उसको पढ़ने की कोशिश की। तब तो और भी नहीं समझ में आया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये विषय ही बहुत कठिन है। तो मैंने संस्कृत से हिंदी, फिर संस्कृत से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से संस्कृत करते करते उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उस किताब को पढ़ा, छांदोग्य उपनिषद को। लेकिन उसके बाद मेरे मन में ये बात आई, ऋण शोधन की बात। हमारी संस्कृति में एक शब्द आता है ऋण शोधन, यानी कि आप ऋण को चुकाइए, जो आपने कर्ज लिया उसको चुकाइए। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको अगर रीराइट करूंगी तो एक तरह से मैं ऋण शोधन कर दूंगी, कि जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए ये सहायक हो जाएगा। तो मैंने 11 कहानियां लेकर के और 11 कहानियों को पुनर्लिखित किया, लेकिन उसमें कुछ भी बदला नहीं, कोई भी बदलाव नहीं किया। मेरे मन में उपनिषदों को लेके बड़ी श्रद्धा है, कोई कलुष नहीं है। क्योंकि अभी जैसे लोग हैं, एक तो वो जानते नहीं है उपनिषद के बारे में, ऊपर से उसको पढ़ लेंगे और कुछ विद्रूप करके लिख देंगे, कुछ ऐसा लिख देंगे कि आप अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि उसको खूब समझा के, और जैसी है कहानी, जो कहानी है उसी कहानी को लिखा जाए।
तो उसी कहानी को मैंने बस पुनर्लेखन किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है उसमें। और इसको मैंने पहले तो 11 कहानियां लिखी जो कि वाणी प्रकाशन में छपी। उसके बाद मैंने, लोगों ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है, पढ़ने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तब फिर मैंने उनको हल्का करके परिचय के साथ कुछ कहानियों को, कुछ और कहानियों को लिया, कठोपनिषद की कहानी को भी लिया, ईशावास्योपनिषद का भी लिया। फिर मैंने एक पतली किताब लिखी परिचय के साथ, हर उपनिषद या कहानी के परिचय के साथ, वो सस्ता साहित्य मंडल से छपी। फिर कुछ कहानियां जर्मनी से मेरी एक मित्र आई, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में होना चाहिए। कुछ कहानियों का अनुवाद हुआ इसका अंग्रेजी में, तो एक बाइलिंगुअल किताब आई उपनिषद पर। और एक किताब पिछले वर्ष आई है, हमारे समय में उपनिषद। ये उपनिषद के पाठ को थोड़ा आसान बनाता है, ये प्रकाशन विभाग से आई है। तो ये किताब शायद सभी को समझ में आएगी कि उपनिषद क्या है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सच हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं वो दिया हुआ है आश्रमोपनिषद में, उसको मैंने दिया है। गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है वो गर्भोपनिषद में है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं उपनिषद में। और उपनिषद का पाठ कभी भी पुराना नहीं होता है, क्योंकि इसमें सच रहता है। आज के संदर्भ में उपनिषद पढ़ना थोड़ा कठिन इसलिए है कि लोगों ने भ्रांति फैला दी है, कि ये मिथक है, जबकि ये सभी साइंस है। मैं तो फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो वेदांत बिल्कुल साइंस के करीब लगता है। जब वो उसको अगर अच्छे से कसौटी पर रख के कसा जाए, तो उपनिषद की कई बातें हैं जो साइंस के द्वारा प्रूफ हो जाती हैं। तो इसलिए उपनिषद अभी प्रचलित तो नहीं है, लेकिन बीच की कड़ी ढूंढना होगा और प्रयास करना होगा कि ये लोगों तक जाए, और हम अपने पुराने जो शास्त्र हैं, जो साइंस है हमारा, जिसके द्वारा हम लाभान्वित हो सकते हैं, उसको हम अपनाएं। तो अपनाने से मतलब हमारा भला तो होगा ही, समाज का भी भला होगा, नई पीढ़ी का भी भला होगा। तो इसमें इसको समाज सेवा के तौर पर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थी इला कुमार जी की कुछ बातें जो उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से साहित्य को उन्होंने जीवन चुना और कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक उनका जो साहित्य के लिए जो प्यार था वो पहुंच गया, जिसके तहत उन्होंने इतनी सारी चीजें लिखी और आप लोगों तक पहुंचाई। और वो चाहती हैं कि आप लोग इस उनके इस लेख को पढ़कर आप लोग भी उससे सीखें कि उसके पीछे, इसे लिखने के पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, उसको आप लोग भी समझें। तो मैम, आज का एक आखिरी सवाल कि आज के नवोदित साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज के जो आप कह सकते हैं बडिंग जो लोग हैं, कवि जो बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या उनको स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, प्लीज बताएं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बारे में सबों को बात करनी चाहिए, जो लिखने वाले हैं उनको भी, और जो लिख चुके हैं, लिख रहे हैं उनको भी। तो मैं सबसे पहले तो जो नवोदित साहित्यकार हैं उनको यही कहना चाहूँगी, जो हमसे भी कहा गया था, कभी मुझसे कहा था एक सीनियर लेखक ने, कि पहले 100 पंक्तियां पढ़ो, फिर एक पंक्ति लिखने का साहस करो। और पहले 100 पन्ने पढ़ो, फिर एक पन्ना लिखने का साहस करो। तो यही बात मैं भी कहना चाहूँगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका पालन नए लिखने वालों को करना चाहिए। और आजकल जो रचनाकार हैं उनको ये बात भी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब तक आप एक श्रद्धालु
और गंभीर पाठक नहीं बनेंगे तब तक आपके पास भाषाई पकड़ नहीं आती है। सिर्फ बोलचाल की भाषा ठीक है, बोलचाल की भाषा भी इस्तेमाल होती है साहित्य में, लेकिन आपका गंभीर पाठक होना, श्रद्धालु पाठक होना और खूब स्तरीय चीजें पढ़ना, अच्छे स्टैंडर्ड वाली चीजें, देशी साहित्य, विदेशी साहित्य जो मिले उसको पढ़ना, कोशिश करके लाइब्रेरी में जाके। अभी तो खैर पूरी दुनिया खुली हुई है नेट के माध्यम से, लेकिन चुन के अच्छी किताबें, सस्ती किताबें और घटिया किताबें कभी नहीं पढ़नी चाहिए, उससे हमारी भाषा बिगड़ जाती है। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो भाषा भी अपनी बनानी चाहिए। और दूसरी बात और कि कई बार होता क्या है कि लेखकों से मिलने जुलने पर, लेखकों को अपने यहाँ छापने पर, अपनी पत्रिका में, अपने अखबार में, पत्रकारों को ये भ्रम हो जाता है कि हम भी लिख सकते हैं, लेकिन लेखक के अंदर जो स्पार्क होता है, जी जैसे कि हर लेखक पत्रकार नहीं बन सकता, वैसे ही पत्रकारों को ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि वे बस लेखक बन ही जाएंगे, कुछ भी लिख देंगे और अपना गुट बना लेंगे और 10 लोग कहेंगे वाह वाह क्या लिखा, तो वो लेखक बन जाएंगे। ये मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्ति को खुद को तौल के देखना चाहिए कि हाँ वाकई हमारे अंदर लिखने की भूख है क्या, वाकई हम चाहते हैं क्या। सिर्फ लोकेशना के खातिर, नाम पाने की खातिर लिखने का काम, लेखन का काम नहीं करना चाहिए। और गुटबाजी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपके लेखन को बहुत गलत जगह पर चोट करती है और धीरे धीरे आपका स्तर अपने आप गिर जाता है। जी, मतलब क्रिएटिविटी, हमारे उद्देश्य से ही हम भटक जाते हैं अगर हम गुटबाजी में लग जाएंगे तो। हाँ, तो ये नकारात्मक औजारों से छुटकारा पा लेना चाहिए। भाषा पर अपनी पकड़ खूब मजबूत बना ले और अनुभव से भी दृष्टा भाव अपने अंदर खूब सारा पैदा करें, हर चीज को देखें, कोई भी चीज छोटी नहीं होती। आप खूब धनी व्यक्ति पर भी कहानी लिख सकते हैं और खूब गरीब व्यक्ति पर भी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उसके मनोभाव को पहले आप समझिए, उसको पढ़ना सीखिए कि उसके मन में क्या है, पर्सनालिटी रीडिंग करना सीखिए, तब आप मजबूती से, अच्छी भाषा के बल पर मजबूती से कलम पकड़िए और तब आप आगे बढ़िए और लिखिए। और स्तुति गान से, झूठी तारीफ से आप बिल्कुल बचें। एक और बात अभी के समय में बहुत जरूरी है कि आलोचकों की बड़ी कमी है इन दिनों, सही निरपेक्ष आलोचकों की बहुत कमी है। निरपेक्ष ढंग से आलोचना करने की हिम्मत रखनी चाहिए और आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना जब तक नहीं होगी लेखक के कृति की, लेखक के लिखे की, तब तक वो अगली किताब ज्यादा अच्छी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके उसको हौसले के अपनी लिए भी कमियों काफी जरूरत है। जी उसको अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा। तो स्तुति गान नहीं करना चाहिए आलोचना के नाम पर। आलोचना मतलब बिल्कुल आप तुर्ष ढंग से आलोचना करें, अगर गलत लिखा गया है तो साफ साफ कहें, बोलें आप, और बिना डरे हुए क्या होगा, बहुत होगा तो आपका किसी से रिलेशन खत्म हो जाएगा, हो जाए, जी जी लेकिन एक आलोचक को बिल्कुल निरपेक्ष होना चाहिए। और अभी के समय में अगर साहित्य को आगे ले जाना है तो आलोचकों को आगे आना होगा, सच्चे आलोचकों को, और उनको बढ़िया से आलोचना करनी होगी। और जिनको साहित्यकार बनना है, जिनको लिखना है, उनको अपनी भाषा मजबूत करके, खूब सारा पढ़ के और अपने पास बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं भाषाई संपत्ति जुटा के, एक दृष्टा भाव जुटा के, और अगर आप संवेदनशील हैं तो आपके अंदर सच में भूख है लिखने की तो आप लिखिए, नहीं तो केवल लोकेशना पाने के लिए आप, उससे अच्छा आप मत लिखें, कागज काले मत करें। मेरा तो यही संदेश है।
नहीं, बहुत अच्छा संदेश हमें इला जी ने दिया, और सारे जो कि बडिंग जो कि लेखक बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत ही, आई थिंक, बहुत ही यूजफुल, मोटिवेशनल और गाइडेंस टिप्स आप बोल सकते हो जो कि इला जी ने दिए हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। कि एक आदमी की, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक आदमी गरीब है या अमीर, दोनों पे आप अपना दोनों से रिलेटेड आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक कहानी होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। और आलोचना की जहां तक बात मैम बोल रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा सही है, कि अगर हम किसी को करेज ही नहीं करेंगे, तो आज एक लेखक को अगर हम करेज नहीं करेंगे, तो वो अपनी दूसरा लेख किस तरीके से और किस बेसिस पे बना के हमारे बीच लेकर आएगा। लेकिन अगर हम उसे हौसला देंगे, उसे हौसला अफजाई करेंगे उसकी, तो जरूर ये काम उन्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और उनकी हेल्प करने में। तो ये कुछ बहुत अच्छे टिप्स मैम, थैंक यू, आपने हमारे दर्शकों को दिए, बताया कि क्या सही डायरेक्शन है जिसमें वो जा सकते हैं, और किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को जिया, और एक कुछ पाने के लिए आपने क्या क्या किया, वो आपने एक कहानी हमें बताई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पर भी आई और हमारे शो की शोभा बढ़ाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा ये बातचीत। और सबसे अच्छा लगा जो आपने बहुत सारे विषयों को छुआ, ये जी अच्छा लगा। मैं अपनी एक कविता पढ़ती हूँ, उससे अंत करती हूँ। जी, इस जरूर। कविता का शीर्षक है, कभी कभी रास्ता आगे नहीं जाता। कभी कभी रास्ता आगे नहीं जाता, वह पीछे भी मुड़ता है। वह पीछे भी मुड़ता है वापसी के रास्ते, दाएं बाएं घूमकर वापस एकदम सीधे। रास्ते कई बार मुंह उठाए कुछ पूछ बैठते हैं, आप उनसे बेखबर। आप उनसे बेखबर, उस पर बढ़ते हुए, अपनी समझ में उसे रौंदते हुए आगे और आगे बढ़ते हैं। वे वे लगातार आपके कदमों पर निगाहें जमाए। वे लगातार आपके कदमों पर निगाहें जमाए, आपकी खबर रखते हुए, गड्ढों में भरे पानी के डबरों के नीचे से, कार की तीखी नजर से भरपूर हेडलाइट्स पर नजरें टिकाए, पोलतार की सतह पर गुजरते पहियों को निहारते, मौन। अनजान सतहों पर कौंध उठते हैं अनगिनत प्रश्न। अनजान सतहों पर कौंध उठते हैं अनगिनत प्रश्न। प्रश्न हवाओं की परत पर बैठ आपकी खिड़की की सतह तक आ पहुंचते हैं। प्रश्न अनजान हवाओं की सतह पर बैठ आपकी खिड़की की सतह तक आ पहुंचते हैं। आपके मस्तक की सतह पर अंगुलियां टेक वे आपका चेहरा निहारते हैं। आप समझ भी नहीं पाते, आप समझ भी नहीं पाते प्रश्न मीलों मील आपके करीब टंगे हुए आपके साथ चलते हैं। प्रश्न वे ज्यादातर अनुत्तरित रह जाया करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता मैम। एक जहाँ हम ये देख सकते हैं कि कहाँ एक रास्ते को लेकर इला जी ने इतनी सुंदर रचना अपने मन में करी, कि एक रास्ते को लेकर उन्होंने इतना प्यारा एक कविता सोची और बनाई, कि क्या जब एक आदमी रास्ते पर चलता है, तो क्या रास्ते को लेकर उन्हें एक इनोवेटिव चीज बनाई, और क्या एक आदमी सोचता है चलते वक्त उस चीज को लेकर बनाई। तो बहुत खूब इला जी, बहुत मजा आया आपके साथ आज ये सेशन करके। हम और क्रिएशन में भी एक नई क्रिएशन सामने आई, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और हमारे लेखकों को, बडिंग लेखकों को इंस्पायर करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और तुम्हारे पूरे ग्रुप को, पूरे चैनल को मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। तो गाइस, ये था इला कुमार जी के साथ हमारा सेशन, जो कि हम और क्रिएशन में आज एक दूसरी क्रिएशन के साथ हम हाजिर हुए।
अगली बार फिर हम नई क्रिएशन के साथ आएंगे। तो विदा लेने का मौका आ चुका है आपसे। अगर आप अपने किसी भी चाहने वाले को या लवर को किसी भी तरह का गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जहाँ पे जाकर आप कई तरह की चीजें खरीद कर लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो टिल देन हम मिलते हैं हम और क्रिएशन में एक नई रचना के साथ, एक नए पर्सन के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। टिल देन देखते रहिए और सुनते रहिए रोज का जोश।